नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफी और शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी को लेकर मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक भारी बवाल। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात पर फौरन से पेशतर तवज्जो देने की जरूरत। और गुरेज वैली में रिकॉर्ड तादाद में पहुंच रहे हैं सयाह। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अंधेर नगरी का निजाम चल रहा है। पहले पाकिस्तान का यहां कब्जा होता है और जब हुकूमती नुमाइंदों की मुखालफत होती है तो आवाम को डराने, धमकाने, उन्हें अजियत देने और उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा ही हालिया रोज देखने को मिला जब बिजली के बिलों में इजाफा, अपने वसाइल पर हक की मांग और महंगाई से होती मुसीबत के खिलाफ शेरो शायरी के जरिए आवाज उठाना अहमद फरहाद को भारी पड़ गया और उन्हें आईएसआई के जरिए रातों रात उन्हीं के घर से जबरन अगवा कर लिया गया। ना तो उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई और ना ही मकामी थाने को इत्तला दी गई। इस जुल्म ज्यादती की खबर जंगल की आग की तरह फैलती गई और बड़ी तादाद में आम लोग अपनी मुखालफत दिखाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने हुकूक की आवाज उठाना, पाकिस्तानी फौज की जोर जबरदस्ती की मुखालिफत करना या फिर रोजमर्रा के मसाइल को उजागर करना भी अब आवाम को भारी पड़ रहा है। इस बार पाकिस्तानी एजेंसियों के कहने पर मकामी पुलिस ने बाग जिले के मशहूर कौम परस्त रहनुमा, सहाफी और शायर अहमद फरहाद को उठाकर जेल में बंद कर दिया है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो बेहद पुरअमन तरीके से खित्ते में पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों की गैर आईनी मौजूदगी की मुखालिफत कर रहे थे, इस खित्ते के हुकूक की बात कर रहे थे, हर रोज बढ़ती महंगाई जैसे मसले के लिए पुरजोर आवाज उठा रहे थे। सवाल है कश्मीर की एक माँ जिसका बेटा जबरी गुमशुदगी का निशाना बना, क्या कसूर था उसका? जो बोलता है उसे उठा लेते हो। क्या उसका यही कसूर था कि वो अपनी मर्जी से बोलता था, वो अपनी मर्जी से सोचता था, वो आप सबसे अलग था, आपने इसलिए उसे उठा लिया। मेरे साथ फरहाद की मदर यहाँ पर मौजूद हैं। ये आजाद कश्मीर से आई हुई एक माँ की फरियाद है, हो सके तो इसे सुन लो। आप एक ऐसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं कि जिसकी आग में आपका गुरूर खाक हो जाएगा। वो गुरूर जो आप कश्मीर को शहर कहने पे महसूस करते हैं, वो गुरूर जो आप ये नारा लगाने पे महसूस करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या इस तरह से आप कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे? क्या हम ये समझ लें, इस पे यकीन कर लें कि कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है? क्या आप कश्मीर कम्युनिटी को यही सबक दे रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं? वाकफ करो, वाकफ करो, रिहा करो, रिहा करो। अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जिस तरह से की गई, उससे भी न सिर्फ उनके कुनबे में बल्कि आम आवाम में काफी गुस्सा है। दरअसल रात को 1 बजे आईएसआई के एहलकारों और पुलिस वालों ने अहमद को इस्लामाबाद से उनके घर से अगवा कर लिया। उसके बाद जब उनकी फैमिली ने इस बारे में दरियाफ्त की तो उन्हें बताया गया कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हर तरफ से निराश होकर अहमद फरहाद की अहलिया उरूज ज़ैनब ने मारूफ इंसानी हुकूक कारकुन और वकील ईमान मजारी और हादी अली के ताउन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और आखिर अदालत के दखल के बाद आईएसआई ने माना कि उन्हें अगवा किया गया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है फरहाद, ठीक है। फिर हमने उनको ये थाना धीर कोर्ट ने हमें जो रिटर्न में लेकर दिया हुआ है कि ये हमारे पास नहीं है, बल्कि हमने हैंड ओवर कर दिया है थाना मुजफ्फराबाद सदर को। जी, इसको हमने हैंड ओवर कर दिया है। जब मैंने ये उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये मुकदमा हमारा है लेकिन बंदा हमारे पास नहीं है, मुकदमा है हमारा। जरा अहमद फरहाद के कुनबे के बारे में सोचिए, जिन्हें कई दिनों तक ये इत्तला भी नहीं थी कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या मर गए, या फिर आईएसआई ने अपनी खुफिया कस्टडी में उन्हें मारते मारते माजूर बना दिया। आईएसआई का जरा वर्क कल्चर देखिए, एक फर्द को पहले अगवा किया जाता है, फिर उसे लापता बताया जाता है, फिर उसे मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है और आखिर में लानत मलानत होने पर
उसे गिरफ्तार दिखाया जाता है। वाहिद फर्द जिसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो लोगों को हुकूक के बारे में बावर करवा रहा है, उस पर ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं जो पहली नजर में ही झूठे दिखाई पड़ते हैं। मसलन अहमद को हालिया रोज मुजफ्फराबाद में हुए एहतजाज के बारे में कसूरवार बताना, जबकि वो तो उस वक्त मुजफ्फराबाद में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में थे। फरहाद बीमार है, रात को उसे 3-3.5 घंटे तक कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया और उसके अप्रोच जो है ये उसकी फैमिली साथ खड़ी है, ये खुद भी बात करेंगे। उसकी जो सिविल महान डॉक्टर्स थे उनकी अप्रोच नहीं थी और फैमिली को ये मैंने कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन दी है। जो सबसे अहम बात करनी है कि फैमिली को ये खदशा है, उनसे उसकी बात हुई है कि उसको या तो जहर दिया गया जिसकी वजह से उसका रंग जर्द है या स्लो पॉइजनिंग के लिए उसको उसकी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं ताकि उसके मुंह से कोई और बात न निकल सके और यही उनका इंतकाम है। अहमद फरहाद की गिरफ्तारी की कितनी अहमियत है और बदनामी जमाना आईएसआई कैसे अपने शिकार पर शिकंजा कसती है, इसे जरा ऐसे समझिए। अहमद की गिरफ्तारी को जायज ठहराने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल को जिरह करने भेजा गया। इस मामले को एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और मनपसंद जज से मामले की सुनवाई करवाई गई। वहां अदालत में आईएसआई ने उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ने वाले सरहदी गांव से दिखाई, न कि इस्लामाबाद से। ये झूठ बोलना इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि अहमद के घर में लगा सीसीटीवी और डीवीआर आईएसआई पहले ही जब्त कर चुकी थी। जबरी गुमशुदगी नामंजूर, फौज पे ताला नामंजूर। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से और फिर फैज अहमद फैज फिर इस तरह की मजामती शायरी करते हैं। अहमद फराज इसी तरह की मजामती शायरी करते हैं। उनको जिंदानों में बंद किया जाता है, उन पर जबर किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन आज भी हर इनकलाबी, हर हक मांगने वाला वो ये नारा लगाता है, वो ये तराना गाता है कि जो हबीब जालिब की शायरी है वो पढ़ता है, वो कहता है कि ये जुल्म के जो साधते हैं हम इनको नहीं मानते। वो फैज अहमद फैज की शायरी सुनाता है और वो इस पे इनकलाब की जो मजामत की तरतीब है वो बनाता है। और इसी तरह हमारा ये भाई भी इंसानियत की बात करता था, हमारा ये भाई भी इस रियासत के जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाता था। किसी का हक मारना कोई पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों से सीखे। हक मांगने वालों को कैसे मुतासिर किया जा सकता है, ये भी कोई इनसे सीख सकता है। ऐसे हालात में अवाम का जीना मुहाल हो रहा है। फिर भला पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये कैसी जमहूरियत है जो तानाशाही से भी बदतर है। अहमद फरहाद अभी भी जेल में बंद हैं, जहां उनके बीवी बच्चों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और ना ही एक दिन के लिए भी जमानत दी जा रही है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। मुल्क भर में बेतहाशा गर्मी का असर देखा जा रहा है। लोग गर्मी के सबब बेहद परेशान हैं। तपिश से बचने के लिए जम्मू कश्मीर के मकबूल मकामात के साथ कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत मगर अनछुए जगहों में भी सयाह रिकॉर्ड तोड़ तादाद में पहुंच रहे हैं। इन्हीं खूबसूरत जगहों की फेहरिस्त में जिला बांदीपुरा की गुरेज वैली भी शामिल है, जहां की पुरसुकून फिजा में सयाह काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम गर्मा के शदीद असर से मुल्क के दीगर शहर और सूबे मुब्तला हैं। मैदानी इलाके दर्जाए हरारत 40 से 45 डिग्री और उससे ज्यादा गर्मी की तपिश से झुलस रहे हैं। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर के सियासती मकामात का रुख कर रहे हैं। इसकी मिसाल सरहदी जिला बांदीपुरा के गुरेज वैली से देखने को मिल रही है, जहां पर फुर्सत के चंद लम्हे बिताने वाले सयाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बर्फ मिल गई हमें, मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, 16 मेंबर्स की टीम है हम, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा, मतलब मजा आ गया। पैसे वसूल हो गए हमारे बर्फ में। दिल्ली में 42 डिग्री टेम्परेचर है राइट नाउ, और यहाँ पे आकर हमें इतना अच्छा फील हो रहा है कि उस गर्मी से इस ठंडक में जन्नत में। वादी के दीगर सयाहती मकामात की तरह
गुरेज को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ के सरहदी इलाकों के करीब सयाहती मकामात में आने वाले सयाहों को किसी भी तरह की दिक्कत न दरपेश हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बॉर्डर टूरिज्म स्कीम के तहत नक्लो हमल से लेकर ठहरने और खाने पीने तक का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। यही वजह है कि इन दिलकश फिजाओं में आने वाले सयाह मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और मिलने वाली सहूलियात के बाइस वादिये कश्मीर में बार बार आने के ख्वाहिशमंद हैं। और मेरा पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे पर्सनली बहुत अच्छा था। नो क्राउडेड प्लेस नहीं है, बहुत पीसफुल है। और मतलब जो ये नेचर के क्लोज इतना होना, मतलब हम राजस्थान से आए हैं इतना लंबा विजिट करके, तो इसी एक्सपीरियंस और इसी व्यू के लिए आए हैं, तो हमारा टोटली वर्थ इट था। मतलब हम फ्यूचर में जल्दी वापस आने का ट्राई करेंगे। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म स्कीम के तहत सरहद से मुतासिल कई इलाकों को डेवलप किया गया है। इसमें गुरेज के साथ बंगुस वैली, मछिल, केरन, टीटवाल, टंगधार, उरी, लोलाब, दूध पथरी और तुलैल के इलाके शामिल हैं, जहां पर सयाहों की आमद और उन्हें आला दर्जे की खदमात देने के बाइस शोबाए सियाहत से ताल्लुक रखने वाले लोग अच्छा खासा मुनाफा कमाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही शोबाए सियाहत से वाबस्ता लोग इसे सीजन की अच्छी शुरुआत मान रहे हैं और रोजी रोजगार के लिहाज से काफी अहम करार दे रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म जब से यहाँ शुरू हुआ, पिछले 2-2.5 सालों से सीज फायर का जब से ये एग्रीमेंट हुआ है, तब से बॉर्डर टूरिज्म गुरेज में हल्का सा बूस्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ के बॉर्डर टूरिज्म बढ़ने से यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को काम मिल रहा है। यहाँ की गुरेज की ठंडी हवाओं का, किशन गंगा का, बाकी सरसब्ज चरागाहों का, यहाँ का मजा ले, आनंद ले यहाँ के। और जो भी वहाँ से टूरिस्ट आएगा, उस वजह से यहाँ की इकोनॉमी हल्की सी बूस्ट हो पाएगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अलग अलग तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देने की कवायद जारी और सारी है। इसके साथ ही जहां एक जानिब पहले से ही मकबूल सयाहती मकामात को आलमी मयार का बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत लेकिन कम मशहूर जगहों को सैलानियों के लिए तैयार किया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत करने में हमें फख्र है। जब तक मुजफ्फराबाद के शहीदों के कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ नहीं दिया जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ मुनासिब रेट पर बिजली ही नहीं चाहते, बल्कि पावर कट से निजात भी चाहते हैं। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर तंज कसते हुए पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेटियां महफूज नहीं हैं। इनाया 786 ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान और चीन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को सरेआम लूट रहे हैं और बगैर मुआवजा दिए यहाँ के लोगों को बेघर छोड़ दिया गया है। इसकी मुखालिफत में नाराज मकामी अवाम काराकोरम शाहराह को ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने तवी रिवर फ्रंट एंड आर्टिफिशियल लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। उन्होंने आपसी तालमेल, बारीक निरीक्षण और तयशुदा वक्त में प्रोजेक्ट पूरा करवाने पर जोर दिया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC बड़गाम ने चरोरा में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दीगर सहूलियात की दस्तयाबी का इनेकाद किया। बेहतर तिब्बी सहूलियात की जानिब से एक बड़ा कदम है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कुलगाम की यतीम लड़की मिसबा मुजफ्फर ने मुश्किलों से जूझते हुए नीट इम्तिहान को कामयाबी के साथ पास किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। और लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी के भारी अक्सरियत से जीत के दावे धरे के धरे रह गए। भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का खिताब हासिल है। यहाँ पर कायम जमहूरी निज़ाम में अवाम के हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए
हर 5 साल या फिर तय वक्त पर साफो शफाफ तरीके से इंतखाबात करवाए जाते हैं, जिसके नतीजे में अवाम की उम्मीदों और ख्वाहिशात के मुताबिक ही चुनी हुई हुकूमत को क़याम अमल में लाया जाता है। भारत में जमहूरियत के तहत काम करने वाली हुकूमत के तौर तरीकों से भला पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल को क्या लेना देना। उसके दूसरे मुल्कों, खासतौर से भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करने की बरसों पुरानी आदत रही है, जो मौजूदा वक्त में भी जारी है और इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं लगती। PTV ये नहीं बताता कि कैसे सबसे मकबूल सियासी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबात लड़ने ही नहीं दिया गया, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान को मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम लगाकर जेल में धकेल दिया गया है। पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की जरा भी परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मुसीबत के वक्त भी पाकिस्तान का रवैया बेपरवाह रहता है। इसका इल्म तब होता है जब इस इलाके के लोग कुदरती आफत की जद में आकर दूसरे इलाकों से कटे रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुदरती आफत इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आ रही है और इसका नुकसान भी साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे हालात में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और इसकी वजह से दरिया का कटाव, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब होना लाजमी है। गुज़िश्ता रोज 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, तब यहाँ के माहौलियात को लेकर माहिरीन ने एक बार फिर खदशे का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान में आम आदमी काफी मुश्किलात से जूझ रहा है। एक तरफ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए ढेरों मसाइल हैं, तो वहीं कुछ मुसीबतें अचानक भी दस्तक देती हैं। पहाड़ी और मुश्किल तरीन इलाका होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग, मड स्लाइडिंग और पहाड़ी तोदे गिरने के वाकयात अक्सर यहाँ पेश आते हैं, जिसमें जानो माल का नुकसान होता है। इसके अलावा दरिया के कटाव की वजह से भी लोगों की सैकड़ों कनाल काबिल काश्त अराजी भी दरिया बुर्द होती जा रही है। यकीनन खराब होते माहौलियात का लाखों लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसके थीम को जहन में रखते हुए, सामने रखते हुए अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन और ड्राउट रिजिलियंस, आवर लैंड आवर फ्यूचर, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें इस थीम को सामने रखते हुए, तो 1990 से लेके 2000 तक यहाँ पे हमने तकरीबन 14 लाख 1.4 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को गंवाया है, जो कि तकरीबन 16% बनता है ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया में। 1990 से 2000 तक कमी आई है। इसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो लैंड डिग्रेडेशन का है या हैबिटेट डिग्रेडेशन का है। तो अगर हम इस पहलू को पहाड़ी इलाकों के तनाजुर में देखें, तो यहाँ पे जो हैबिटेट्स हैं, नेचुरल हैबिटेट्स, वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं है जो अपने असली हालत में रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर लोगों ने ये खदशा जताया कि आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। जो बड़े खदशे सामने आए उनमें ग्लोबल वार्मिंग और उसके बद असरात का जिक्र खास तौर पर हुआ। ऐसा अंदेशा है कि गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला पर बड़ा माहौलियाती खतरा मंडरा रहा है। यहाँ कभी भी भारी तबाही दस्तक दे सकती है। नलतर में आपको फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन नजर आएगा, मतलब पूरा का पूरा फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करके किसी और लैंड कैटेगरी में, लैंड यूज कैटेगरी में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ओवरऑल ये है कि हैबिटेट डिग्रेडेशन जो है ना माउंटेनस एरियाज में, ये एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। और साथ में इसको बहुत सारा ट्रिगर हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट इंड्यूस्ड हैजर्ड्स जो हैं वो सिर्फ सैलाब की शक्ल में नहीं है, ड्राउट्स की शक्ल में भी है। बहुत सारी खुश्क साली जो है उसकी वजह से भी जो है हमारे इस तरह के वेजिटेटिव लैंड्स जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको ये समराइज करूं तो वो लैंड डिग्रेडेशन है या हैबिटेट डिग्रेडेशन है, और वो पहाड़ी इलाकों में भी यकसां तौर पे उसको मुतासिर कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तवाज़ुन हद से भी ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, पैसों की लालच में पूरे इकोसिस्टम को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जंगलों की कटाई से चश्मे खुश्क हो रहे हैं और जानवर भी कम हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर गिलगित में हुई स्टडी से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट नामी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दर्जाए हरारत इसी तरह बढ़ता रहा और बर्फ पिघलने की यही रफ्तार
बरकरार रही तो जल्द ही यहाँ से ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। अफसोस इस भयानक खतरे को लोग कम समझकर आंक रहे हैं। इसलिए इस इलाके में बेदारी मुहिम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हुकूमती और गैर सरकारी इदारों से दरख्वास्त है कि पॉलीथीन बैग्स और दीगर जो माहौल को ख़राब करने वाले अवामिल हैं, इनके ऊपर एक रोकथाम करने के लिए हमने आज एक इनिशिएटिव ले लिया है। तो इसमें हम गाहे हर स्कूल में जाकर इस हवाले से हम आगाही भी फराहम करेंगे और मुतल्लिक़ इदारों से गुजारिश है, अगर हमारे ग्लेशियर्स, हमारे माहौल, हमारी नस्ल को बचाना चाहते हैं तो हमारे साथ ताउन करें। तो जो हमसे हो सकता है हम ताउन करते भी रहेंगे ताकि हमारी ज़मीन बचे रहे, हमारी नस्ल बचा रहे। इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, इन्वायरमेंट का जो पोजीशन जो बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हम सुन रहे हैं, दुनिया के अंदर जो खतरात पैदा हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बच्चे जो हैं इस वक्त इनको अवेयरनेस देना है, इनको ये पैगाम देना कि ये इलाका आपका है, इसको बचाना है, जंगल को बचाना है, हम अपना माहौल को बचाना, हमने मुश्किलात के सामना करना है। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए हम अपने इस खूबसूरत वादी को, इस ग्लेशियर्स को, इन जंगलात को, इन वाइल्ड लाइफ को हमने किसी सूरत में बचाना है। आज गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ चटियल मैदान में तब्दील हो गए हैं। ऐसा कोई एक दो दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये नतीजा है बरसों की लापरवाही और बदउनवानी का। पैसों की लालच में यहाँ धड़ल्ले से पेड़ काटे गए और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। कभी पूरी तरह हरा भरा ये इलाका आज सर्द रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में आई तेजी का खामियाजा ये हुआ कि यहाँ की माहौलियात बदतरीन हो चली। बदतर होते हालात इसी तबाही का नतीजा हैं और असली तबाही तो अभी आना बाकी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात पर फौरन से पेशतर तवज्जो देने की जरूरत है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में सीड डिस्ट्रीब्यूशन कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो कि महकमा ज़राअत और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद किया गया। इसमें शरीक 160 मकामी काश्तकारों को मैरीगोल्ड के अलावा दीगर फूलों की कैश क्रॉप्स को तैयार करने की सभी जानकारियां दी गई। मकामी काश्तकारों को मैरीगोल्ड की काश्त के बारे में बताने, समझाने और उसके उम्दा बीज को दस्तयाब करवाने के लिए ज़राअत महकमे के साथ साथ शोबे के माहिरीन ने शिरकत की। और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला डोडा का कम्युनिटी हॉल। यहाँ काश्तकारों के लिए एक खास डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहाँ मकामी काश्तकारों को मैरीगोल्ड की हाई क्वालिटी के बीज दस्तयाब किए गए। इसके साथ ही इन्हें दूसरी कैश क्रॉप से जुड़ी साइंटिफिक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की तरबियत दी गई। फार्मर्स का हमारा दो तरीके से सपोर्ट होता है। एक तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी प्लांटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सीड हो, चाहे कट फ्लावर्स के बल्ब्स हो, कॉम्स हो या रूटेड प्लांट्स हो, वो हम किसानों को देते हैं। उसके अलावा जो टेक्निकल हैंड होल्डिंग होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें साइंटिफिक कल्टीवेशन उनको बताई जाती है कि वो क्वालिटी प्रोड्यूस कैसे हासिल करे और अपनी जो है मार्केट में अपनी यील्ड जो है उसको क्वालिटी किस तरीके से लाए और इनकम एनहांसमेंट की तरफ कैसे आगे चले जाए यूजिंग फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये हमारी कोशिश है। डोडा के इस तरबियती प्रोग्राम में गजोत, मरमत, मलोथी, डूग और परानू इलाके से वाबस्ता 160 मकामी काश्तकारों ने शिरकत की। इन जेरे तरबियत काश्तकारों को एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ी मालूमात से बेदार किया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में फूलों की काश्तकारी के लिहाज से आबो हवा बेहद माकूल मानी जाती है। इसलिए मकामी काश्तकार इस तरबियती प्रोग्राम को अपने प्रोडक्शन को मजीद बेहतर बनाने के लिहाज से काफी अहम मान रहे हैं। जो आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, ये CSIR ट्रिपल में से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम हमारे छोटे फार्मर जो सीड नहीं ले सकते हैं, जिनको सीड लेने की कोई
गुंजाइश नहीं होती है, तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम आई थी यहाँ पर, और ये 2-3 साल से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में काम कर रही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में फूलों का काम जो है ये 4 महीने पूरे सीज़न यहाँ पर चलता है, और दिवाली तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के फूल जम्मू शहर में जाते हैं। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जदीद तरीन काश्तकारी से बागवानी और दूसरे सेक्टरों को भी जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था जब काश्तकारों का परिवार आमदनी के लिए सिर्फ रिवायती तौर तरीकों से खेती बाड़ी करने तक ही महदूद रहता था, लेकिन ज़ेरात महकमे की मुस्बत कारकर्दगी का ही नतीजा है कि आज मकामी काश्तकार सिर्फ खेती बाड़ी से ही नहीं बल्कि दूसरे मुतबादिल से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे फ्लोरिकल्चर से हमें बहुत सी मदद मिली, और आगे भी हमें कोई भी अगर किसी कमी में होता है तो हमें नॉलेज अच्छे डिपार्टमेंट भी हमें ठीक ही तरीका दिखाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में मकामी लोगों की खेती बाड़ी से आमदनी बढ़ाने के लिए आबो हवा, ज़रख़ेज़ ज़मीनों और वाफिर मिक़दार में पानी जैसी कुदरती नेमतों के साथ ऐसे तरबियती प्रोग्राम से मिलने वाली जानकारियाँ काबिले तारीफ किरदार अदा कर रही हैं। इसीलिए काश्तकार ऐसे खास प्रोग्राम्स को बार बार मुनक्किद करवाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Talay like the Yaras one.